नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशन मिश्रा। हिंडनबर्ग रिसर्च ने फिर हड़कंप मचाया है। अडानी ग्रुप के खिलाफ विवादास्पद रिपोर्ट लाकर सनसनी फैलाने वाले अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक और धन कुबेर को अपने निशाने पर ले लिया। उस धन कुबेर की भी दौलत एक झटके में काफी कम हो गई है। हिंडनबर्ग ने अमेरिकी अरबपति कार्ल इकान को टारगेट किया है। इस खास पेशकश में हम बताएंगे हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में उनकी कंपनी इकान इंटरप्राइजेस एलपी पर क्या क्या आरोप लगाए और कार्ल इकान को एक दिन में कितने हजार करोड़ का झटका लगा है। साथ ही बताएंगे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से कौन कौन सी कंपनी कंगाल हो गई और किस कंपनी पर हिंडनबर्ग का दाम उल्टा पड़ गया। तो देखिए हमारी खास पेशकश, हिंडनबर्ग का नया टारगेट। हिंडनबर्ग रिसर्च के निशाने पर अमेरिकी अरबपति और कॉर्पोरेट एक्टिविस्ट कार्ल इकान आ गए हैं। हिंडनबर्ग ने उनकी इन्वेस्टमेंट कंपनी इकान इंटरप्राइजेस एलपी के खिलाफ रिपोर्ट जारी की है, जिसके बाद कार्ल इकान की जो दौलत है वो एक दिन में ही $10 बिलियन से ज्यादा कम हो गई है। अरबपति कार्ल इकान को निशाना बना लिया है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अमेरिकी अरबपति और कॉर्पोरेट एक्टिविस्ट कार्ल इकान की इन्वेस्टमेंट कंपनी इकान इंटरप्राइजेज एलपी के खिलाफ रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कंपनी पर पोंजी जैसे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को अपनाने का आरोप लगाया गया है। रिपोर्ट में हिंडनबर्ग ने दिखाया कि कंपनी की यूनिट्स की वैल्यूएशन गलत तरीके से 75% से ज्यादा बढ़ा दी गई थी। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 2014 में इकान अपने शीशे के घर से पत्थर फेंकता है। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट पर इकान इंटरप्राइजेस ने जवाब दिया है, जिसमें कहा गया कि कंपनी अपने पब्लिक डिस्क्लोजर के साथ खड़ी है। इकान ने अपने बयान में कहा कि हमारा मानना है कि हिंडनबर्ग रिसर्च की ओर से पब्लिश की गई रिपोर्ट का मकसद इकान इंटरप्राइजेस के लॉन्ग टर्म यूनिट होल्डर्स की कीमत पर शॉर्ट पोजीशन लेकर मुनाफा कमाना था। हम अपने पब्लिक डिस्क्लोजर्स पर कायम हैं और हमारा मानना है कि इकान इंटरप्राइजेस का प्रदर्शन हमेशा की तरह लॉन्ग टर्म में खुद ही पता चल जाएगा। लेकिन से नेटवर्थ तय करने में कैलकुलेट नहीं किया था। अब इंडेक्स में इसे भी शामिल किया जाने लगा है।
इस तरह कार लिकान की नेटवर्थ के कैलकुलेशन में यहां से भी $7.3 बिलियन का नुकसान हुआ। इस तरह कार लिकान को एक दिन में $10 बिलियन यानी 81,000 करोड़ रुपए का झटका लगा है। अब ये एक ओपन सीक्रेट है, सबको पता है। अब कल को जब हिंडनबर्ग निकालेगा उसमें कितना सच्चा है कितना झूठा है, जैसे भारत में अडानी ग्रुप पर उसने पीछे निकाला, और अडानी ग्रुप की बहुत सारी कंपनीज आज बहुत अच्छा प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही हैं, लोन्स भी रीपे कर रही हैं, तो उसकी सच्चाई हिंडनबर्ग कोई ऐसी सरकारी एजेंसी नहीं है जिसकी सच्चाई पर हम विश्वास कर पर क्योंकि शेयर मार्केट क्या होता है कि बहुत वॉलेटाइल होता है, छोटी सी खबर पर भी रिएक्ट कर जाता है, तो इसी बिहाफ पे उसने रिएक्ट किया, लोगों ने रिएक्ट किया। पर मुझे लग रहा है जैसे जैसे समय बीतेगा और हिंडनबर्ग की एक के बाद एक रिपोर्ट आएंगी, अब लोगों को पता लगता जा रहा है, मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म में फिर ये मॉडल सक्सेसफुल नहीं रहने वाला है, क्योंकि लोगों को उसकी बात पे यकीन नहीं होगा। हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म कई कंपनियों को अपने निशाने पर ले चुका है। इस शॉर्ट सेलर फर्म ने ट्विटर के को-फाउंडर जैक डोर्सी की कंपनी ब्लॉक इंक को भी अपने टारगेट पर लिया था, लेकिन हिंडनबर्ग का जो दांव है यहां पर उल्टा पड़ गया। अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च कई धन कुबेरों को अपने निशाने पर ले चुका है। इकान इंटरप्राइजेज के खिलाफ रिपोर्ट जारी कर हड़कंप मचाने वाले इस शॉर्ट सेलर फर्म ने ट्विटर के को-फाउंडर जैक डोर्सी की कंपनी ब्लॉक इंक को भी अपने टारगेट पर लिया था। हिंडनबर्ग ने 23 मार्च को ब्लॉक इंक के खिलाफ अपनी रिपोर्ट जारी की थी और उस रिपोर्ट में कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए। कंपनी के यूजर्स डेटा को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का आरोप लगाया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद कंपनी पर लगे इन आरोपों के बाद कंपनी के शेयर 18% गिरे, लेकिन ब्लॉक इंक के शेयरों में तेजी का सिलसिला जारी रहा। 5 कारोबारी सत्रों में जैक डोर्सी के शेयरों में तेजी देखने को मिली। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से ब्लॉक इंक के शेयरों पर कुछ खास असर नहीं पड़ा। दरअसल हिंडनबर्ग ने ब्लॉक इंक को लेकर जो रिपोर्ट शेयर की थी वो सटीक नहीं बैठ सकी। कंपनी के शेयरों की शॉर्ट सेलिंग करने वाले नाथन एंडरसन का दाव काम न आया। डोर्सी की कंपनी ब्लॉक इंक के शेयरों में तेजी आने लगी, जबकि हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में ब्लॉक इंक पर अपने निवेशकों को गुमराह करने का आरोप तक लगाया था। कंपनी के कैश ऐप प्रोग्राम में खामियां बताई थीं, लेकिन शेयरों की शॉर्ट सेलिंग करके कमाई करने वाले हिंडनबर्ग का दाव यहां उल्टा पड़ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। हिंडनबर्ग ने 2017 के बाद से अब तक दुनिया की 18 कंपनियों को टारगेट किया है। साल 2020 में इलेक्ट्रिक ट्रक बनाने वाली अमेरिकी कंपनी निकोला के खिलाफ हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसके बाद निकोला कंपनी बर्बाद हो गई। हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलर फर्म है। ये किसी कंपनी को टारगेट करते हुए उसकी वित्तीय रिपोर्ट जारी करता है और उस पर अपना शॉर्ट पोजीशन बताता है। उस कंपनी का जितना स्टॉक वैल्यू गिरता है, हिंडनबर्ग उतना ही मुनाफा कमाता है। हिंडनबर्ग कई कंपनियों को कंगाल कर चुका है।
देखिए, हिंडनबर्ग का ये बिज़नेस है। पहले हमें ये समझना होगा कि हिंडनबर्ग का काम ही यही है कि कंपनीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेट करना, रिसर्च करना, उनके बारे में डिटेल्स निकालना, उसको सार्वजनिक कर देना। तो उनका ये काम है, उनकी पूरी एक रिसर्च टीम है जो काम करती है। और हमें ये देखना होगा कि हिंडनबर्ग पर अमेरिका की जो लोकल लिस्टेड कंपनीज हैं उन पे करने पे बैन भी लगा हुआ है। उसके खिलाफ पहले एक्शन भी लिया जा चुका है। तो जिस कंपनी का काम ही यही है, बिज़नेस ही यही है, और जो बिज़नेस मॉडल की अगर हम बात करें तो वो शॉर्ट सेलिंग करते हैं। शॉर्ट सेलिंग का होता है कि जिस कंपनी की आप बुराई करने लगे हैं, जिस कंपनी के बारे में आप नेगेटिव न्यूज़ निकालने लगे हैं, आप पहले उसके शेयर्स बेच देते हैं, और बेच के जब वो शेयर नीचे आ जाता है तो शॉर्ट सेलिंग को अगर हम समझें तो शॉर्ट सेलिंग वाला शेयर के गिरने से कमाता है। जहां एक आम इन्वेस्टर शेयर के चढ़ने से कमाता है, शॉर्ट सेलिंग में गिरने से। 2020 में इलेक्ट्रिक ट्रक बनाने वाली अमेरिकी कंपनी निकोला के शेयरों में जब तेजी से बढ़ोतरी हो रही थी, तभी सितंबर महीने में निकोला कंपनी को लेकर हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके बाद इस कंपनी के शेयर 80% तक टूट गए। अपनी रिपोर्ट में हिंडनबर्ग ने दावा किया था कि निकोला ने अपनी कंपनी और गाड़ियों के बारे में निवेशकों को गलत जानकारी दी। खबर सामने आते ही अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज ने निकोला के कंपनी के मालिक के खिलाफ फ्रॉड का आपराधिक मुकदमा भी चलाया था। दोषी साबित होने पर निकोला के मालिक ट्रेवल मिल्टन को 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना देना पड़ा था। जून 2020 में निकोला कंपनी की वैल्यूएशन 2.77 लाख करोड़ थी, जो कुछ दिनों बाद घटकर महज 11,000 करोड़ रह गई। हिंडनबर्ग 2017 के बाद से अब तक दुनिया की 18 कंपनियों को टारगेट कर चुका है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट जारी कर इनमें से कई कंपनियों की संपत्ति और साख को भारी नुकसान पहुंचा चुका है। इतना ही नहीं, शॉर्ट सेलिंग करने वाले नाथन एंडरसन अपने दांव से कई कंपनियों को कंगाल कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। नाथन एंडरसन के नेतृत्व वाली फर्म हिंडनबर्ग अपनी रिपोर्ट में कई धन कुबेरों को कंगाल कर चुका है। तो आइए अब आपको बताते हैं धन कुबेरों को कंगाल करने वाला नाथन एंडरसन है कौन, और उनकी जो रिसर्च फर्म है ये काम कैसे करती है। अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग एक के बाद एक दुनिया भर की बड़ी कंपनियों को टारगेट कर रहा है। नाथन एंडरसन के नेतृत्व वाली फर्म हिंडनबर्ग अपनी रिपोर्ट से कई धन कुबेरों को अपने लपेटे में ले चुका है। तो आइए अब आपको बताते हैं हिंडनबर्ग के फाउंडर नाथन एंडरसन कौन है और उनकी रिसर्च फर्म कैसे काम करती है। हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म की कमान नाथन एंडरसन के हाथ में है। नाथन एंडरसन ने अमेरिका की कनेक्टिकट यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल बिजनेस में ग्रेजुएशन किया और नौकरी की तलाश शुरू कर दी। एक डेटा रिसर्च कंपनी में नौकरी शुरू की, जहां एंडरसन को पैसों की इन्वेस्टमेंट से जुड़ी रिसर्च का काम मिला था। नौकरी करते हुए उन्होंने डेटा और शेयर मार्केट की बारीकियों को जाना और उन्हें समझ आ गया कि शेयर मार्केट की दुनिया पूंजीपतियों का सबसे बड़ा अड्डा है। बस यहीं से नाथन एंडरसन को अपनी रिसर्च कंपनी शुरू करने और कंपनियों की गड़बड़ियों को उजागर कर उन्हें शॉर्ट करने का आइडिया आया। नाथन एंडरसन ने नौकरी छोड़कर साल 2017 में हिंडनबर्ग नाम से अपनी कंपनी शुरू कर दी। कंपनी का नाम 6 मई 1937 में न्यू जर्सी के मैनचेस्टर टाउनशिप में हुए हिंडनबर्ग एयरशिप एक्सीडेंट के नाम पर रखा गया। इसके बाद नाथन एंडरसन ने अपने रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग में शेयर मार्केट, इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव्स पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। इस रिसर्च के जरिए हिंडनबर्ग ये पता लगाती है कि क्या स्टॉक मार्केट में कहीं गलत तरीके से पैसों की हेराफेरी हो रही है, कहीं बड़ी कंपनियां अपने फायदे के लिए अकाउंट मिसमैनेजमेंट तो नहीं कर रही हैं, कोई कंपनी अपने फायदे के लिए शेयर मार्केट में गलत तरह से दूसरी कंपनियों के शेयर को बेट लगाकर नुकसान तो नहीं पहुंचा रही है। इन सब पॉइंट्स पर डिटेल रिसर्च के बाद हिंडनबर्ग एक रिपोर्ट तैयार कर उसे पब्लिश करती है। इस शॉर्ट सेलर फर्म की रिपोर्ट से कई कंपनियों को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन कई बार हिंडनबर्ग का दांव उल्टा भी पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और यहां रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।
और यूक्रेन के बीच बीते 14 महीने से युद्ध चल रहा है, लेकिन इस बीच आज जो तस्वीर सामने आई उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। एक वीडियो जारी कर रूस ने दावा किया कि रूसी राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास पर हमला हुआ है, जिसे वो प्लान टेररिस्ट एक्शन मान रहे हैं। रूस का पावर सेंटर माने जाने वाले क्रेमलिन पर 2 ड्रोन से हमले हुए। रूस ने दावा किया कि हमला राष्ट्रपति पुतिन को मारने की साजिश के साथ हुआ और रूस ने इसका सीधा सीधा आरोप यूक्रेन पर लगाया है। करीब 14 महीने से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एक ऐसी तस्वीर आई जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। रूस ने बाकायदा एक तस्वीर जारी करते हुए यूक्रेन पर आरोप लगाया है कि उसने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को मारने के लिए क्रेमलिन पर ड्रोन से हमला किया है। क्रेमलिन रूसी राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है। रॉयटर्स ने रूसी न्यूज एजेंसी के हवाले से लिखा है कि क्रेमलिन ने इस हमले को एक प्लान्ड टेररिस्ट एक्शन माना है। बताया जा रहा है कि इस हमले में 2 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। रूस ने बयान जारी कर कहा है कि रूसी सुरक्षा बलों ने बुधवार को क्रेमलिन पर ड्रोन हमले को विफल कर दिया। रूस का कहना है कि इस ड्रोन को पुतिन की हत्या की कोशिश के लिए इस्तेमाल किया गया था। क्रेमलिन पर यूक्रेनी ड्रोन हमले की कोशिश को नाकाम करने का दावा किया गया है। रूस ने साफ किया कि हमले के वक्त व्लादिमीर पुतिन क्रेमलिन में नहीं थे। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हत्या का प्रयास किया है। इसके लिए रूस का पावर सेंटर माने जाने वाले क्रेमलिन पर ड्रोन से हमला किया गया। मॉस्को के निवासियों ने भी क्रेमलिन की दीवारों के पीछे विस्फोटों की आवाज सुनी थी। इसके बाद क्रेमलिन के ऊपर आसमान में धुआं उठता दिखाई दिया था। एक स्थानीय टेलीग्राम चैनल ने स्थानीय निवासियों के रिकॉर्ड किए गए वीडियो फुटेज को शेयर भी किया है। रूस का कहना है कि ये आतंकवादी हमला है, हमारे पास जवाबी कार्रवाई का अधिकार है। रूस के पावर सेंटर क्रेमलिन पर हमले के बाद इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। मॉस्को में ड्रोन उड़ानों पर रोक लगी, लेकिन हमले के बावजूद 9 मई को विक्ट्री परेड होगी। रूस ने धमकी दी है कि रूस जहां और जब उचित समझे जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। क्रेमलिन ने इस घटना को सुनियोजित आतंकवादी हमला और रूस के राष्ट्रपति की हत्या का प्रयास करार दिया है। रूसी अधिकारियों का कहना है कि यूक्रेन ने 2 ड्रोन के जरिए क्रेमलिन को निशाना बनाने का प्रयास किया था। दोनों ड्रोन को मार गिराया गया है। इस हमले में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। क्रेमलिन ने बताया कि इस ड्रोन हमले से पुतिन के कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ा है। वह पूर्व निर्धारित समय और योजना के अनुसार अपने काम को जारी रखे हुए हैं। इस ड्रोन हमले की कोशिश के बावजूद रूस में विक्ट्री परेड होगी। वहीं इस बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का कहना है कि हमने कोई हमला नहीं करवाया है, लेकिन अगर रूस की तरफ से हमला होता है तो हम उसका जवाब देने के लिए तैयार होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। वित्तीय संकट से जूझ रही वाडिया समूह की गो फर्स्ट एयरलाइन ने 3 दिन के लिए अपनी सभी उड़ानों को रद्द कर दिया। खबर है कि एयरलाइंस गो फर्स्ट दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई है। कंपनी ने एनसीएलटी में वॉलंटरी इंसॉल्वेंसी के लिए एप्लीकेशन दी है। कंपनी का कहना है कि उनके पास ना तो तेल है और ना ही पैसा, यहां तक कि तेल कंपनियों का बकाया चुकाने का पैसा भी नहीं है। इसके बाद एयरलाइंस ने फिलहाल 3 दिनों के लिए अपनी सभी उड़ानों को रद्द करने का फैसला किया है। नकदी संकट से जूझ रही एयरलाइंस ने कहा कि उनके बेड़े में 50% विमानों का परिचालन ठप रहा, क्योंकि उन्हें अमेरिकी फर्म प्रेट एंड विटनी ने ऑर्डर के मुताबिक इंजन नहीं दिए।
22 विमानों को खड़ा करना पड़ रहा है। मई 2022 में अपने विमानों से 1.27 मिलियन यात्रियों को कराया हवाई सफर। तब विमानन मार्केट में हिस्सेदारी 11.1% थी। फरवरी 2023 में यात्रियों की संख्या घटकर 9,63,000, हिस्सेदारी भी घटकर 8% पर आ गई और अब हिस्सेदारी भी करीब 6.9%। वित्तीय वर्ष 2022 में गो फर्स्ट का घाटा $105 मिलियन। वित्तीय वर्ष 2023 में गो फर्स्ट का 218 मिलियन। तीन चार पांच का मामला नहीं है और एक 10-15 तारीख तक ये आगे जाने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। और ये मामला फिर गंभीर होने वाला है अगर प्रॉपर स्टेप गो एयर के मैनेजमेंट ने नहीं उठाया। तो जैसे जेट एयर का हुआ तो सेकंड जेट ये होने वाला है गो एयर। उधर 3 दिनों की उड़ानें रद्द होने के बाद यात्रियों में खासी नाराजगी देखी जा रही है। देश के कई हवाई अड्डों पर परेशान यात्री गो फर्स्ट को कोसते नजर आए। बिकॉज यू नो कि एयरपोर्ट में आने के लिए 5 बजे जगो, 7 बजे मैंने कैब लिया, फिर यहाँ पे मैं आई एंड दे आर सेइंग कि अभी फ्लाइट कैंसिल है, नो प्रायर इन्फॉर्मेशन नथिंग। कल हमारी गो फर्स्ट की फ्लाइट थी मॉर्निंग में 7:30 बजे, वो कैंसिल कर दिया। हमें बहुत परेशानी हुई, हमें दूसरी फ्लाइट करनी पड़ी, फिर एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगे, अब तक रिफंड भी कुछ नहीं हुआ। बहुत परेशानी हो रही है फ्लाइट कैंसिल की वजह से। हमारी कैंसिल हो गया, उसकी वजह से हमारा खर्चा भी काफी एक्स्ट्रा हो गया और टाइमिंग को लेके भी काफी इशू है। एयरलाइंस एक और एयरलाइंस है जो दिवालिया होने की कगार पर, और जिस तरीके से ये दिवालिया होने को लेकर आज टिकट कैंसिल हुई, इससे यात्रियों को भी खासी परेशानी हुई है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी भारत एक्सप्रेस पर खबरें जारी हैं।